दोस्तों, आपका एग्री यूपीएससी ऑप्शनल चैनल पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे डिमांड फॉर कंस्टिट्यूएंट असेंबली। देखो, पहले हमें जानने की ये ज़रूरत है कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली होती क्या चीज़ है। कंस्टिट्यूएंट असेंबली एक बॉडी होती है, रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होती है, वहाँ के लोगों द्वारा चुनी गई, जिस बॉडी के पास शक्तियाँ होती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करती है। कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता ही होगा दोस्तों, क्या चीज़ होती है। कॉन्स्टिट्यूशन को सरल शब्दों में हम ऐसा कह सकते हैं इंग्लिश में कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द फंडामेंटल एंड सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, कि जो जगह है उसका फंडामेंटल है, बहुत ज़रूरी है, मूलभूत है और सबसे ऊपर है। जो भी कानून बने हैं उन सब कानूनों में सबसे ऊपर है। तो इसको हिंदी में हम अच्छे से ऐसे समझेंगे कि एक ऐसा ढांचा होता है कोई बॉडी द्वारा बनाया गया, कोई लॉ बुक में, कि जिससे कंट्री कैसे गवर्न होगी, कौन गवर्न करेगा, कैसे गवर्न करेगा और किन को गवर्न करेगा, उनकी शक्तियाँ क्या होगी, उनकी ऊपर लिमिटेशंस कहाँ तक होगी। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है यूपीएससी में कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कौन होती है, कि जो लिमिटेड हो, जिसकी शक्तियाँ सीमित हो। सीमित कौन करेगा ये शक्तियाँ? ये कॉन्स्टिट्यूशन ही करेगा। और बढ़ाएगा कैसे? जो इसमें शक्तियाँ दे रखी हैं वही है शक्तियाँ। किस ऑर्गन की क्या शक्तियाँ हैं वो सब इसी डॉक्यूमेंट में होती हैं। तो हम अपने टॉपिक पर वापस आएंगे कि डिमांड कैसी हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। डिमांड हुई इसकी, जो आइडिया था ना कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो, ये पहले किसने दिया था जी? एम एन रॉय ने दिया था। ये कम्युनिस्ट मूवमेंट चली थी, कम्युनिस्ट पार्टी भी थी भारत में। उनके एक लीडर थे जिनकी इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की एस्टेब्लिश किया था, एम एन रॉय। इन्होंने ही ये पायनियर मूवमेंट थे कम्युनिस्ट मूवमेंट के। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया फॉरवर्ड किया था इंडियंस में। फिर पढ़ेंगे जी कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कंपोजिशन कैसी थी इसकी? असेंबली को 1946 में कंस्टिट्यूट किया गया था अंडर कैबिनेट मिशन प्लान। देखो, कैबिनेट मिशन प्लान है ना, बार बार क्वेश्चन भी आते हैं और इम्पोर्टेंट भी है कि कैबिनेट मिशन प्लान में एक्चुअली 3 मेंबर्स थे, सर पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। तो ये क्वेश्चन आता है कि हेडेड बाय कौन था, क्योंकि बार बार क्रिप्स मिशन करके पढ़ के ना हमें ऐसा लगने लगता है कि स्टैफोर्ड क्रिप्स ही चेयर किया था। इसको चेयर किया था सर पैथिक लॉरेंस ने। इसके मेंबर थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ये 3 मेंबर थे इसके कैबिनेट मिशन प्लान के। इन्होंने टोटल स्ट्रेंथ कितनी रखी? 389। अगर 389 मेंबर बॉडी होगी तो 389 का बाइफर्केशन कैसे किया इन्होंने? 296 सीट्स हैं, किसको दिया? ब्रिटिश इंडिया को। और 93 सीट्स किसको दी? प्रिंसली स्टेट्स को। ब्रिटिश इंडिया मीन्स जिनको ब्रिटिशर्स डायरेक्टली गवर्न कर रहे थे। प्रिंसली स्टेट्स मीन्स जिन स्टेट्स को, जिन रजवाड़ों को के ऊपर राजा थे, हालांकि वो बैठे तो अंग्रेज़ों की ही परमिशन से थे, तो उनको हम बोलते हैं प्रिंसली स्टेट्स। तो 296 ब्रिटिश इंडिया के प्रोविंसेस थे, उनको दी गई स्ट्रेंथ इतनी, और 93 दी गई प्रिंसली स्टेट्स को। बाद में क्या हुआ कि पाकिस्तान अलग नेशन उभर के आया, तो फिर स्ट्रेंथ इसकी घटा दी इन्होंने, कर दी 299। 299 में 229 तो फिर कर दी ब्रिटिश प्रोविंसेस की, और 70 कर दी जिन्होंने प्रिंसली स्टेट्स की। तो सीट्स का बंटवारा कैसे किया कि प्रोपोर्शन में बांट दी, कि पॉपुलेशन जिसकी जितनी थी उस हिसाब से सीट का बंटवारा कर दिया उन्होंने, बांट दी। और कैसे बांटी? 1 सीट फॉर एवरी मिलियन पॉपुलेशन, कि हर मिलियन पॉपुलेशन पे 1 सीट उन्होंने दे दी। तो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, उनमें सीटों का कैसे बंटवारा किया उन्होंने? प्रिंसिपल कम्युनिटीज़ थी 3, उनके हिसाब से बांट दिया, मुस्लिम, सिख और जनरल। तो इसमें मुस्लिम सीट्स थी ना, तो उसमें मुस्लिम इलेक्टर ही, मतलब जो मुस्लिम लोग वोट डालेंगे और चुनेंगे भी मुस्लिम को ही। सिख में सिख ही वोट डालेंगे, चुनेंगे भी सिख को।
और जनरल मीन्स कि यहाँ से कोई भी खड़ा हो सकता है, मुस्लिम, सिख भी और अदर हिंदू। तो कैसे बांटा? इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन, इनकी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में बांट दी इनको सीटें। फिर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वर नॉमिनेटेड बाय द हेड ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। ये तो होना ही था कि जो इनके रिप्रेजेंट प्रिंसली स्टेट्स के, तो वो हेडेड बाय, तो उनके एक्चुअल में पॉलिटिकल बॉस तो इंग्लिश मैन ही थे, ब्रिटिशर्स ही। तो उन्होंने उनको पावर दे दी थी कि आप अपनी तरफ से नॉमिनेट करोगे, वही कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर बनेंगे। तो हम जो पीछे पढ़ा कि प्रिंसली स्टेट्स वालों ने नॉमिनेशन किया, ब्रिटिश प्रोविंसेस वालों ने इलेक्टेड किया, तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं कि पार्टली इलेक्टेड थी और पार्टली नॉमिनेटेड। इलेक्टेड कौन सी थी? ब्रिटिश प्रोविंसेस वाली। नॉमिनेटेड कौन सी वाली थी? प्रिंसली स्टेट्स वाली। असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी ना, इसकी एक खास बात थी, ऑल इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ थी उसमें, एक्सेप्ट कौन आदमी नहीं थे? MK गांधी, महात्मा गांधी जी नहीं थे, एंड मोहम्मद अली जिन्ना। ये दो आदमी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया असेंबली का, फॉलोइंग द फ्रेंच प्रैक्टिस। इसको आप थोड़ा नोट कर लेना कि फ्रेंच प्रैक्टिस होती है। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे ना, ये ओल्डेस्ट मेंबर थे ऑफ असेंबली के, तो इसलिए इनके सम्मान देने के लिए इनको टेम्पररी प्रेसिडेंट बना दिया गया कि आप असेंबली को चेयर करेंगे। ये फ्रेंच प्रैक्टिस है, इसको आप थोड़ा याद रखना। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ना, वो प्रेसिडेंट चुने गए असेंबली के। देखो जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी ना, वो दो काम करती थी। एक तो था उसका नाम लॉ मेकिंग, ऑर्डिनरी लॉ मेकिंग, जैसे हमारी पार्लियामेंट है ना, लॉ इनेक्ट करती, उस तरह लॉ मेकिंग का काम है। दूसरा काम क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना। तो एक तो हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्टिंग हो रही थी, एक हमारे लिए लॉ मेकिंग हो रही थी। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग होती थी तो उस टाइम उनको चेयर करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जब लॉज का इनेक्टमेंट होता था तो उन्हें चेयर करते थे GV महावलंकर। उसके बाद HC मुखर्जी और VT कृष्णामचारी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली थे। इन दोनों नामों को भी आप याद रख सकते हैं, HC मुखर्जी और VT कृष्णामचारी, ये वाइस प्रेसिडेंट थे। अब देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन। देखो आपने प्रीएम्बल सुना हो, प्रीएम्बल को सुप्रीम कोर्ट भी कहता है और जुडिशरी भी अपने कई जजमेंट्स में, ऑर्डर्स में कहती है कि ये चाबी है, इससे हम जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं ना, उनके माइंड्स को पढ़ सकते हैं हम। और इसमें जो जनरल फिलोसफी दी गई है, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है प्रीएम्बल में, पर इसमें जो जनरल फिलोसफी दी गई है ना, वो हमें जुडिशरी को और स्टेट के ऑर्गन्स को हेल्प करती है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स थे, जो मेकर्स थे, वो क्या चाहते थे हमसे, हमारे एज ए नेशन किस ओर बढ़े, हम समाज में क्या लाएं। तो उस बारे में बहुत जुडिशरी को हेल्प मिलती है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से। तो इसका मॉडिफाइड वर्जन है ना, वो प्रीएम्बल का रूप में अभी है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को अपने फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं श्री जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। कब इंट्रोड्यूस किया था? 13 दिसंबर 1946। जवाहरलाल नेहरू ने, हिस्टोरिक कदम था उस समय, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को असेंबली में इंट्रोड्यूस किया। इन इसका मॉडिफाइड वर्जन प्रीएम्बल है आज के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर है जी फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसके फंक्शंस क्या क्या थे? फंक्शंस थे जी अल्टर और एब्रोगेट एनी लॉ मेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन रिलेशन टू इंडिया, कि कोई भी ब्रिटिश पार्लियामेंट का कोई लॉ है उसको अल्टर चेंज कर सकते हैं, एब्रोगेट उसको वापस भी ले सकते हैं, कि ये लॉ आज के बाद ब्रिटिशर्स का हमारे ऊपर नहीं चलेगा। ब्रिटिश पार्लियामेंट का कोई भी लॉ है वो सुप्रीम नहीं है। सुप्रीम कौन सा लॉ होगा? जो हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कोई लॉ इनेक्ट करेगी वो। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इनेक्टिंग ऑर्डिनरी लॉज।
देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था ना, ये काम दूसरा है और ये काम दूसरा है, कि मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो करेगी और इनेक्टिंग ऑफ ऑर्डिनरी लॉज है। फिर जाए कंस्टिट्यूएंट बॉडी वाज चेयर्ड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड लेजिस्लेटिव बॉडी चेयर्ड कौन करेगा? जीवी मावलंकर। अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको। और इसका क्या काम था? रेटिफाइड इंडियाज मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ। इंडिया की जो मेंबरशिप थी ना कॉमनवेल्थ की, उसको रेटिफाई करेगा। रेटिफाई देखो अब मैं आपको बताता हूँ, इंटरनेशनल रिलेशंस में और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, उसमें आप बार बार ये वर्ड सुनेंगे, रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन, देखो दोस्तों रेटिफिकेशन क्या होता है? रेटिफिकेशन मीन्स इंडिया के प्राइम मिनिस्टर साहब गए कहीं, किसी WHO की मीटिंग में गए, कोई इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में गए, और फॉर एग्जांपल मान लो कि वो कोई चाइल्ड लेबर से रिलेटेड कोई लॉ था कि इस तरह इन इंडस्ट्रीज़ में 21 से नीचे का कोई काम नहीं करेगा। तो मान लो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब गए वहाँ साइन कराए, ठीक है जी, डॉक्यूमेंट पर साइन करने से ऐसा थोड़ी हो गया कि हम बाउंड हो गए उस डिसीजन को फॉलो करें। हम उस डिसीजन को फॉलो करने के लिए इंडिया बाउंड जब होगा जब उस डॉक्यूमेंट को हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हमारी पार्लियामेंट में लाएंगे, पार्लियामेंट उसको पास कर देती है, तो इंडिया बाउंड है उस डिसीजन को फॉलो करने के लिए। क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर साहब बाहर डॉक्यूमेंट साइन कराए वो लॉ नहीं बना। लॉ कब बनेगा? जब सुप्रीम बॉडी हमारी पार्लियामेंट है ना उसको इनेक्ट करेगी। तो इस प्रक्रिया को जब वो बाहर से कोई डॉक्यूमेंट है वो भारत की पार्लियामेंट जब साइन करती है, जब उसे अडॉप्ट करती है, तो उसे बोलते हैं रेटिफिकेशन। तो इंडिया की मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ है कि कॉमनवेल्थ का मेंबर बनना है कि नहीं बनना भारत को, ये रेटिफाई करेगा। अच्छा जी, ये कई टर्म्स हैं, इनको आप थोड़ा ध्यान से देख लेना। अडोप्टेड नेशनल फ्लैग, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली नेशनल फ्लैग कब अडोप्ट किया? 22 जुलाई 1947 को। नेशनल एंथम कब अडोप्ट किया? 24 जनवरी 1950 को। नेशनल सॉन्ग को कब अडोप्ट किया? 24 जनवरी 1950 को। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट प्रेसिडेंट भी चुना गया, कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जब काम हो गया उसके बाद इनको भारत का पहला प्रेसिडेंट के तौर पे चुना गया। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने ना 11 सेशंस लिए थे, 11 सेशंस हुए थे इसके, 2 साल 11 महीने और 18 डेज के इन्होंने टोटल टाइम लिया था कॉन्स्टिट्यूशन को इनेक्ट करके अडॉप्ट करने के लिए। फिर है जी कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की कमिटी कौन कौन सी थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की? जवाहरलाल नेहरू जी, इन्होंने क्या 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 देखा था? यूनियन पावर्स कमेटी, कि यूनियन गवर्नमेंट है उसकी क्या क्या पावर्स होंगी, तो इस कमेटी को चेयर किया था इन्होंने। फिर है जी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, कि यूनियन गवर्नमेंट है कौन से कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करेगी, कहाँ से करेगी, वो सब इनके अंडर था। फिर स्टेट्स कमेटी में देखो बार बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स बार बार देखते हैं ना कि जब भारत को संगठित किया था ब्रजवाड़ा को ख़त्म करके पिछली स्टेट्स को हटाने के बाद यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया किया था, तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो आप इस भ्रम में मत रह जाना कि स्टेट्स कमेटी को भी चेयर उन्होंने किया था, तो ये ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है। तो स्टेट्स कमेटी को चेयर किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इस कमेटी का दूसरा क्या नाम था? कमेटी फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट्स, कि नेगोशिएशन करना है स्टेट्स के साथ। फिर जी अब आ गए हमारे आयरन मैन ऑफ इंडिया, लौह पुरुष बोलते हैं जिन्हें, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने क्या किया था? प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी को हेड किया था। फिर क्या एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स को, माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज़ को हेड किया था उन्होंने। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किया था ड्राफ्टिंग कमेटी को हेड। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी और स्टीयरिंग कमेटी। स्टीयरिंग कमेटी मीन्स जो दिशा देती थी, और कमेटीज़ उनको है ना कि आप इस तरह आगे बढ़ो,
ऐसे प्रोसीजर्स आप अडोप्ट करो, किस और एरिया में आपको और चलना है। तो स्टीयरिंग कमेटी बड़ी पावरफुल कमेटी थी, इम्पोर्टेंट भी कमेटी थी ये। तो इनको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हेड किया था। तो अब ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में आप एक इम्पोर्टेंट बात ये याद रख लेना कि हेडेड बाय कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी को हेड किया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने। और ये 7 मेंबर्स की कमेटी थी और उन्होंने इसमें 5 मेंबर्स तो वोके हो रहे थे और 2 मेंबर्स चेंज हुए थे, क्योंकि एक की तो डेथ हो गई थी और दूसरे की इल हेल्थ थी, तो ये 2 चेंज हुए थे। अब जी थोड़ा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में जान लेते हैं हम कि उन्हें कहते हैं फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड आल्सो नोन एज मॉडर्न मनु, कि मॉडर्न मनु के नाम तौर पे हम उन्हें जानते हैं। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जब अडोप्ट हुआ था, जिस दिन साइन 299 मेंबर्स बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले मेंबर्स थे, तो उनमें साइन करने की बारी आई जब 284 मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो थे उन्होंने साइन किया था कॉन्स्टिट्यूशन का जो डॉक्यूमेंट था उसको। और 26 जनवरी 1949 को जब कॉन्स्टिट्यूशन अडोप्ट हुआ था उस समय उसमें क्या क्या था जी, प्रीएम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे एंड 8 शेड्यूल्स थे। और एक ये बात याद रखना, प्रीएम्बल वाज इनेक्टेड इन लास्ट, कि पहले कॉन्स्टिट्यूशन को अडोप्ट किया गया फिर प्रीएम्बल को अडोप्ट किया गया। अब हम पढ़ेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि इसका क्रिटिसिज्म क्यों होता है, कि नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। रिप्रेजेंटेटिव बॉडी इसलिए नहीं थी क्योंकि उस टाइम जो इलिटरेसी है वो कितनी ज़्यादा थी। कुछ चुनिंदा लोगों ने चुन लिया, वोटिंग राइट्स लोगों के पास नहीं थे। किन्होंने चुना? जो अपर इलाइट क्लास थी उन्होंने चुना। लेबर क्लास, वुमेन्स, इनकी रिप्रेजेंटेशन बहुत कम थी। तो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी तो हम इन्हें कह नहीं सकते कि रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं थी ये। क्रिटिसिज्म। और दूसरा क्या है जी, नॉट ए सोवरेन बॉडी। सोवरेन बॉडी इसलिए नहीं है, कैसे इसकी फॉर्मेशन हुई, कैबिनेट मिशन प्लान से। कैबिनेट मिशन प्लान कौन लाया था? ब्रिटिशर्स लाए थे। तो ये सोवरेन बॉडी नहीं थी क्योंकि उनके लॉ के द्वारा इन्हें पावर दी गई थी, तो सोवरेन बॉडी नहीं थी ये। फिर अजी टाइम कंज्यूमिंग, अभी मैंने आपको बताया 2 years 11 month 18 days इन्होंने इतना टाइम लिया कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में। फिर अजी डोमिनेटेड बाय कांग्रेस, कि उस टाइम कांग्रेस एक ही पार्टी थी तो डोमिनेटेड बाय कांग्रेस ही होगी, सारे कांग्रेस के इसमें लीडर्स थे। फिर लायर पॉलिटिशियन डोमिनेशन, कि इसमें मैक्सिमम जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे ना, इसको बोलते हैं लीगल पैराडाइज है, तो ये इसमें वकील बहुत ज़्यादा थे, तो लायर और पॉलिटिशियन का इसमें डोमिनेशन था। फिर इज इट डोमिनेटेड बाय हिंदूज़, क्योंकि हिंदूज़ की स्ट्रेंथ ज़्यादा थी तो हिंदूज़ ने डोमिनेट किया उनको, और जो मुस्लिम्स थे वो पाकिस्तान में चले गए, तो इस वजह से हम ऐसा कहते हैं कई डोमिनेटेड बाय हिंदूज़। फिर अजी अब कुछ फैक्ट्स, कि एलिफेंट है ना, ये सिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है। ये थोड़ा आप याद रख लेना कि सिंबल जो सील यूज़ करते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाले, तो उन्होंने एलिफेंट को यूज़ किया था। सर बी एन राव है ना, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र के तौर पे नियुक्त किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। HVAR इयनगर, ये थे सेक्रेटरी टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। और SN मुखर्जी थे चीफ ड्राफ्ट्समैन। देखो अभी कैसे ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कभी कि चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन थे, तो ज़्यादातर लोग क्या कहेंगे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नहीं, आप ये याद रखना, SN मुखर्जी थे ना, वो चीफ ड्राफ्ट्समैन थे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के।